विनोद कुमार शुक्ल को आपके साथ एक तारा के रियाज में शामिल होने की खुशी हो रही। एक तारा को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके सामने हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी। अच्छा, तो मित्रों मैं ये कह रहा था कि मैं कविता लिखने का रियाज करता हूँ। गायक गाकर रियाज करते हैं, वादक वाद्य बनाकर रियाज करते हैं, चित्रकार को चित्र बनाकर रियाज करना। रियाज करते हुए मुझे कई दशक हो गए, लेकिन मुझमें इतने वर्षों के बाद भी जो हुनरमंदी आनी चाहिए वो हुनरमंदी मुझमें नहीं आई, उस्तादी नहीं आई। मैं अभ्यासी हूँ और मानता हूँ कि मैं आपके ही समूह का हूँ, आपके झुंड का हूँ, आपके कबीले का हूँ। क्योंकि चित्रकार दृश्य में सोचते हैं और मैं भी ये शुरू से मानता रहा हूँ कि कविता लिखते समय या गद्य लिखते, कहानी लिखते, उपन्यास लिखते समय मैं दृश्य में सोचता हूँ। भाषा में मैं बाद में सोचता हूँ, दृश्य पहले आता है। और मुझमें इसमें सहूलियत होती है। चित्रकार को जिस तरह की सहूलियत होती है उसी तरह की सहूलियत मुझको होती है, क्योंकि मैं देख कर लिखता हूँ और देख कर लिखना करीब करीब वैसा ही है जैसा देख करके पेंट करना। मैं भाषा और शब्दों से अपनी रचनाओं को मैं पेंट करता हूँ, उसके साथ चित्रकारी करता हूँ। शब्द भी तो चित्र होते हैं, देखिए रेखाओं के चित्र होते हैं शब्द। और जो भाषा जो होती है वो चलचित्र की तरह होता है, लेकिन चित्रों में और शब्दों में बहुत फर्क होता है। चित्र असीमित अर्थ के साथ में होते हैं, शब्द के जो रेखा चित्र बनते हैं उसके अर्थ सीमित हो जाते हैं। और इस सीमित अर्थों में मैं शब्दों को पढ़ता हूँ। मैं जिस तरह शब्दों को देखता हूँ और देखकर मैं पढ़ता हूँ, तो उसी तरह शब्द को दूसरे भी देखकर पढ़ते हैं और करीब करीब वही अर्थ पाते हैं जो शब्द को पढ़ते हुए मैं अर्थ पाता हूँ। वाक्य को पढ़ने के बाद में जो दूसरे अर्थ पाते हैं जो शब्दों का बना हुआ है, शब्द फिर शब्द फिर शब्द, शब्दों की एक श्रृंखला होती है वाक्य, और ये श्रृंखला चित्रों की ही श्रृंखला होती है। मैं उसको पढ़ता हूँ और उसको पढ़ने के बाद मैं वही अर्थ तो पाता ही हूँ जो शब्द देते हैं, लेकिन शब्द के जोड़ने, शब्द जो है एक दूसरे शब्द से अलग होता है, वो जुड़ता नहीं है। वो शब्द जो है एक एक शब्द सब अलग अलग होते हैं। कोई 2 अक्षर का शब्द होता है, कोई 3 अक्षर का शब्द होता है, कोई 4 अक्षर का शब्द होता है। ये अक्षर चित्र हैं, ये अक्षर चित्र शब्द चित्र बनाते हैं, शब्द चित्र वाक्य चित्र बनाते हैं। तो दो शब्दों के बीच में जो कविता में जब आप होते हैं तो शब्दों को कम करते हैं, संक्षिप्त करते हैं शब्दों को। संक्षिप्त करने का के अर्थ के साथ में शब्द तो कम होते ही होते हैं, लेकिन कविता लिखते समय उसके वाक्यों को ऊपर नीचे तोड़ करके हम शब्दों के बीच में एक खाली स्थान छोड़ते हैं। ये जो खाली स्थान जो होता है, वो खाली स्थान होता है अर्थों को भरने के लिए खाली होता है। यह एक ठहराव होता है कि आप यहाँ पर रुकें और सोचें। तो ये सोचना या विचार करना, कविता भी विचार के साथ में बनती है, और विचार जो है बिना विमर्श के नहीं बनता है। आप दूसरों के साथ विमर्श करते हैं तो विचार आता है। आप जब दूसरे नहीं होते तो हम होते हैं, हम अपने से ही विचार करते हैं, और दूसरे तर्क करने को नहीं होते तो हम अपने से ही तर्क करते हैं, और अपने ही तर्क करने से जो विचार बनता है। देखिए, विचार में तार्किकता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कविता विचार से बनती है। ये मैं कह रहा हूँ कि कविता विचार से बनती है तो उसमें तार्किकता भी होनी चाहिए। अब तार्किकता किस तरह की, जैसे कि एक तारा वालों ने मुझसे कहा कि आपको बच्चों के लिए कविता लिखनी है, प्लूटो के लिए, एक तारा के लिए
तो मैं कविता लिखता था जो कुछ बड़े बच्चों के लिए होती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे प्लूटो के लिए कविता लिखनी चाहिए। तो मुझे जब भी मैं बच्चों के लिए कविता लिखता हूँ, तो मैं अपने बचपने को याद करता हूँ। मुझे अपने को छोटा करना पड़ता है। मैं अपने को कैसे छोटा करूँ? तो अपने को छोटा करने के लिए मुझे अपने बचपने को याद करना पड़ता है। बचपने को याद करता हूँ, तो माता-पिता तो याद आते ही हैं, परिवार याद आता है। वो सारा बीता हुआ बचपन का मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ, और जो ढूँढने की कोशिश मैं उसी बचपने के साथ में ढूँढने की कोशिश करता हूँ। अ, मैंने बताया भी है पहले कि मेरी माँ का, पिता का तो बहुत कम असर मुझ पर हुआ है। बहुत कम पिता होने की मुझको जानकारी है, क्योंकि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। मुझे माँ का साथ मुझको मिला, और बहुत गहरा साथ मिला मुझको अपनी माँ का। तो जब मैं बचपन को याद करता हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आती है, क्योंकि उनका बचपना जो है बांग्लादेश में बीता था। बांग्लादेश में बीतने की वजह से उनको कभी-कभी बुढ़ापे में बंगले के वाक्य भी उनको याद आ जाते थे, तो बंगले में बोल देती थी और मुस्कुरा देती थी। तो जैसे कि उन्होंने एक दिन कह दिया, जल खाओ। तो जब अभी मैं अपने बचपने में पहुँच गया, तो वो जल खाओ मुझे याद आ गया। तो अब ये जो जल खाओ जो मुझे याद आया, तो मुझे सोचा कि मुझे अगर कि मैं इस जल खाबों के पर मैं कविता लिखना चाहूँ, तो मैं कैसे कविता लिखूँ? तो पानी का मैं एक घूँट लेता हूँ, जैसे मैं एक कौर पानी लेता हूँ, मैं ऐसा सोचने लगता हूँ कि पानी का एक घूँट लेता हूँ, जैसे मैं एक कौर पानी लेता हूँ, क्योंकि मुझे चबा करके खाना है, तो पानी को चबा कर मैं उसे बूँद-बूँद करता हूँ, और गिटकने में सहूलियत होने के लिए मुझे और उसे छोटा करना पड़ता है। तो बूँद-बूँद को और मैं छोटा कर उसे फुहार करता हूँ, और फुहार जब मैं करता हूँ, तो बूँद-बूँद, तो फुहार बनने के बाद में जो है मेरे मुँह में फिर से पानी आ जाता है, और बूँद-बूँद बूंदी को याद करने से जैसे मेरे मुँह में पानी आ जाता है। इस तरह की बात मैं अपनी तार्किकता से सोचने लगता हूँ कि मुझे खाना है पानी को, तो चबा करके खाना होगा। तो मैं तर्क करता हूँ कि पानी को चबाऊँगा, तो मैं उसकी बूँदें बन जाऊँगा। तो ये तार्किकता कविता में में जो है ये होती है, और कविता लिखते समय हम अपने से ही बहुत ज़्यादा हम तर्क करते रहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये रियाज़ जो है आपका, जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ, एक तारा का जो रियाज़ है, ये बजाने का रियाज़ तो है ही, बनाने का भी रियाज़ है। और मैं मैं आपसे कह रहा था कि क्योंकि मैं दृश्य को देख कर के बात करता हूँ, तो अ, देखिए, अ, सवाल का उठना, ये बहुत ज़रूर होता है। जब कोई विचार आते हैं, तो सवाल आते हैं, तार्किकता आती है। तो ये सवाल जो उठते हैं, मैं सोचता हूँ कि अ अ इस बच्चों के लिखने में कई बार क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो बच्चों के लिखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो उत्सुकता हो जाती है, कि आप उस उत्सुकता को आप जो है अपने लिखे हुए में शुरू से लेकर के आखिरी तक कैसे बनाए रखें। वो जो जानने की इच्छा, वो जो जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा जो है शुरू से लेकर के आखिरी तक कैसे बनी रहे। क्योंकि बच्चों के पास में जमा जमा जो है, कुल जमा जैसा कुछ होता नहीं, वो तो बहुत खाली होते हैं, और क्योंकि वो बहुत खाली होते हैं, तो उनके पास में जानने को बहुत ज़्यादा ज़्यादा कुछ होता है। तो सवाल उठता है, सवाल उठते हैं, तो तरह-तरह के सवाल उठते हैं। हाँ, तो मेरे मन में भी तरह-तरह के सवाल उठा करते हैं। अब जैसे सवाल मान लीजिए ये उठा कि अ अ, ए कि भाषा, सबसे पहली भाषा कौन थी? फिर ये सवाल उठता है कि भाषा का पहले शब्द कौन-सा बना होगा? फिर ये उठता है कि उस सबसे पहली भाषा के पहले शब्द को भाषा बनाने वाले ने, जिसने भाषा बनाई होगी, वो तो समूह से भाषा बनती है। वो कैसे कि वो किस तरह की सामूहिकता में आई होगी?
तो एक शब्द एक अर्थ की तरह सब लोगों के लिए जाना पहचाना सा हो गया। ये बड़ा मुश्किल काम है, लंबे समय तक चला होगा, बहुत से लोगों के बीच में चला होगा। तो मैं कभी कभी सवाल करता हूँ कि कि भाषा सबसे पहले कौन थी, भाषा का पहले सबसे पहला शब्द कौन था, भाषा की जो पहला सबसे शब्द जो रहा होगा जब मनुष्य ने बोलना शुरू किया। हेलो, ये चला गया, ये चला गया, ये तरुण कानून को आ गए थे। हेलो, मैं जुड़ गया हूँ शायद। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। तो मित्रों, बीच में व्यवधान आ गया था। तो मैं आपसे कह रहा था कि मनुष्य ने जब सबसे पहले बोलना शुरू किया होगा तो उसने आवाज को बोला होगा, शब्दों को नहीं बोला होगा, उसने आवाज को बोला होगा। कोई आवाज निकाली होगी, अपनी तरह की कोई आवाज निकाली होगी, कुछ कहने के लिए आवाज निकाली होगी। तो जो कुछ कहने के लिए आवाज निकाली होगी तो उसने आवाज को बोला होगा। अब जब पहला शब्द बोला गया होगा तो पहले शब्द का बोलना क्या उसने ही सबसे पहले सुना होगा, जो निश्चित ही स्वाभाविक है, उसने भी पहले सुना होगा। फिर जो उसने जिसको कहा होगा उसने उसे सुना होगा। अब तो इस तरह के मन में सवाल उठते हैं। जैसे फिर से सवाल मेरे मन में अभी उठने लगा है कि ये पेड़ में इतनी सारी पत्तियां हैं, उस पेड़ में सबसे पहली पत्ती कौन सी होगी? इस तरह के सवाल उठने चाहिए। पानी बरसता है तो उस बरसते पानी में मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि पहली बूंद कौन सी गिरी, पहली बूंद कहाँ पर गिरी। मैं उस पहली बूंद को देखना चाहता हूँ जहां पर वो गिरी, और बरसते पानी में इस ढूंढने में मैं भीग जाता हूँ। और ये उत्सुकता बनी रहती है। कुछ कुछ जानकारियां या और जो हैं और जो हैं जो नहीं होती हैं, वो जानकारियां कभी नहीं होती हैं। वो जानकारियां जो नहीं होती हैं वो धीरे धीरे कभी कभी अपने समय में हो जाती हैं। और और कविता लिखते समय जैसे मैं कह रहा था, मन में इसी तरह की बातें उठती हैं। और वो मित्रों, मुझे जो थोड़ा सा कुछ कहना था कह सका तो मैंने कह दिया। अब मुझे कहा गया था कि मैं कुछ कविताएं भी सुनाऊं, तो ये कविताएं मैं केवल बच्चों की ही कविता सुनाऊं जो मैंने लिखी हैं। और जो सबसे पहले कविता सुना रहा हूं, ये कविता कहीं छपी नहीं है लेकिन लिखी हुई रखी है, तो ये मैं आपको सुना देता हूं। इस कविता का शीर्षक है मुझे घर जाना है। मेरा घर खो गया, कोई मुझे मेरा घर दिखा दे, मैं अपने घर चला जाता। घर के पड़ोस में मेरा घर रहता है, यही पता, कोई मेरा पड़ोस बता दे तो मैं अपने घर चला जाता। इधर भी घर हैं, उधर भी घर हैं, शहर गांव हैं, इधर मेरा घर नहीं, इधर मेरा घर नहीं रहता, कोई मुझे उधर ले चले जिधर मेरा घर रहता है। मित्रों के आने जाने के रास्ते पर मेरा घर रहता, मित्रों का रास्ता मिल जाए तो मैं अपने घर चला जाता।
मुझे जितने घर हैं सब घर दिखा दें। घरों के बीच मेरा घर है। अपना घर देखकर मैं अपने घर चला जाता। मुझे घर जाना है। तो ये एक कविता मैंने सुनाई। अभी तक मैं साइकिल पत्रिका की उम्र पढ़ने वाले लड़के बच्चियों के लिए मैं कविता लिखने की कोशिश करता। मैं बार बार कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा ही था कि मैं रियाज करता हूँ और रियाज कोशिश ही होती है। तो अभी कुछ ही 10-15 दिन पहले किसी, इसके पहले भी कभी कहा होगा जो मुझे याद नहीं, ने मुझसे कहा, जो एक तारा के संपादक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे प्लूटो के लिए भी कविता लिखनी चाहिए। प्लूटो बहुत छोटे से बच्चों के लिए। तो मैं फिर अपने बहुत छोटे से बचपने के बारे में सोचा। मुझे मेरी पोती जो है वो मेरे बचपने तक पहुंचने में मेरी बड़ी सहायता करती। गांधी जी का एक भजन है, जब खाली बैठा रहता हूं तो मैंने सोचा कि मैं इस भजन को क्यों ना याद कर लूं। नरसिंह मेहता का भजन है, वैष्णो जन को तेणे सहिए, पीर पराई जाने रे। मैं इसे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो मैंने अपनी पोती से कहा, तुम इतनी सारी चीजें याद कर लेती, तो मुझे तुम याद करने का तरीका बताओ। तो उसने मुझसे कहा कि बाबा मैं आपको सब सिखा दूंगी, सबसे पहले आप छोटे हो जाइए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझ बाबा को, मुझ बूढ़े को क्या सिखाएगी वो। तो उसने मुझसे कहा कि आप छोटे हो जाइए। तो मैं बच्चों के लिए लिखते समय छोटा होने की कोशिश करता हूँ, मन में छोटा होने की कोशिश करता हूँ। वैसे छोटा तो हो नहीं सकता। तो प्लूटो के लिए मैंने एक कविता लिखी जो मैं आपको सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है और नाम का गोंद। कागज के टुकड़ों को जोड़कर लंबा करने गोंद लगाते हैं। वाक्य को लंबा करना हो तो और लगाते हैं। तो ये कविता है। तो फिर प्लूटो के लिए इसी तरह छोटे बच्चे के लिए मैंने और सोची। चार आवाजें, बूंदें टप टप टपकती टपकी, चिंगारी चट चट चटकती चटकी, बिजली कड़ कड़ कड़कती कड़की, हवा सर सर सरसराती चली। ये चार आवाजें। तो फिर मैंने चार अक्षर भी लिखे। अ एक अक्षर, अक्ष एक अक्षर, र एक अक्षर, अक्षर एक शब्द। तो ये बताने की कोशिश की कि अक्षर होते हैं, अक्षर से जुड़ के शब्द बनते हैं, आवाजें होती हैं। आ, आवाजों में फर्क होता है। मेरे बोलने की आवाज में फर्क है, दूसरे जो बोलते हैं जिनको मैं सुनता हूँ उनकी आवाज में फर्क। आवाज की फर्क से भी मैं दूसरों को पहचानता हूँ। कोयल की कूक कूक से मैं कोयल को पहचानने की कोशिश करता हूँ। बुलबुल की बुलबुल के बोलने बोलने से, बुलबुल के गाने से मैं बुलबुल को याद करता हूँ। तो इस तरह की मैंने कविताएं लिखी। साइकिल के लिए तो मैं कविताएं लिखता रहा। मुझको कुछ कविताएं सुनाने के लिए कहा गया है तो मैं कुछ कविताएं मैं सुना देता हूँ आपको। तो ये एक कविता है, खेल। एक खेल, कुछ ऐसा खेलें जो हो सबसे पहला खेल।
दूसरा खेल भी ऐसा खेल है जो सबसे पहला खेल, सभी खेल हो पहला खेल, बस आखिरी खेल एक खेलेंगे जो कभी खत्म ना होगा। एक दूसरी कविता, चप्पल की दुकान आगे है। ये सबके अनुभव में है, जब किसी का पता पूछना होता है तो चलता फिरता आदमी जो है हम उनसे पूछते हैं, जो खड़ा दिख गया उससे पूछते हैं, तो यही कहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है। सड़क पर निकला हुआ आदमी अपने काम में व्यस्त रहता है, अपनी धुन में रहता है, तो वो यही कहता है कि आगे है। चलो भाई चलो, हाँ, समय समय बर्बाद नहीं करो, परेशान मत करो, जैसा भी कुछ थोड़ा सा भाव रहता होगा शायद। तो ये दुकान है, पूछी जा रही है, तो जवाब है, चप्पल की दुकान आगे है। आगे जाओ तो आगे, पीछे जाओ तो आगे है। 4 कदम चलो आगे या 2 कदम पीछे, खड़े रहो। पलट जाओ तो आगे, रुक जाओ तो आगे, वहां जाओ, कहीं जाओ, नहीं जाओ तो आगे, उसकी दिशा में जाओ या उल्टी दिशा, तो भी चप्पल की दुकान आगे है। साइकिल पर मैंने कविता लिखी। वो कविता है, रुके रुके पुर्जों को जोड़, एक साइकिल रुकी बनी, जिसे चलाया जिसने, साइकिल उसके साथ चली। मैंने चलाया तो साथ मेरे, उसने चलाया तो उसके साथ, चोरी होकर चोर के साथ चली, फिर सबसे चलना सीख, साइकिल अपनी चाल चली। ये भी एक कविता है। कुछ कविताएं ऐसी हो जाती हैं जो लगता है कि मैंने बड़ों के लिए लिखी है, पर मन होता है कि बच्चे भी इसे सुन लें। बच्चों को हमेशा हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम बच्चों को जितना समझदार समझते हैं, वे उससे कहीं ज्यादा समझदार हो। स्कूल की पढ़ाई में भी सिलेबस बनता है, तरह तरह की बातें होती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि बच्चे इसे समझ नहीं पाए। मैं बिहार की एक बात बताता हूँ। बिहार के, मेरा ख्याल है कि 10वीं 11वीं के कोर्स में मेरी एक कहानी, अ, मेरी कहानी याद नहीं आ रहा है मुझे। हैं? मछली, हाँ, मेरी एक कहानी मछली, ये प्रकाशित हुई थी। और इस प्रकाशित जो जिस पत्रिका में, जिस किताब के लिए ये प्रकाशित हुई थी, बच्चों के जो कोर्स में लगी थी, उस किताब में सारे हिंदी के बड़े बड़े लेखक थे, जिसमें से सबसे छोटा लेखक मैं ही था। अशोक वाजपेयी थे, अब ये थे, हैं शायद, अभी भी वो कोर्स में है, उस कोर्स में हैं, और शुरू से लेकर के आखिरी तक। तभी मुझे लगता है कि बिहार जैसी छोटी सी जगह में ज्यादा समझदार पढ़े लिखे हुए इतने कैसे आते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं बिहार के बारे में सोचता हूँ। तो ये कविता मैंने लिखी, तो बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ओवर एस्टिमेट करना चाहिए। हम उनकी छलांग को जान नहीं पाते। तो मैंने ये कविता लिखी, 1 मिनट लंबी रस्सी के पल पल टुकड़े,
कितने होंगे, कितने छोटे। जीवन के पल पल को बंट कर आजीवन की लंबी रस्सी की बंधी बाल्टी से अनंत काल की प्यास बुझाने जब हर दिन भूजल नीचे जाता है, जल तुम खींच सको ऐसा दमखम हो। एक कविता है, हम आसमान को देखते हैं, न मालूम कितनी चीजें देखते हैं, लेकिन जो कौतूहल जो है वो कभी कभी देखने के साथ में जुड़ता है, कभी नहीं भी जुड़ता है। इतना नहीं जुड़ता है कि जिसको देखते हैं वो अनदेखा भी हो जाता है। तो देखने की आदत कौतूहल के साथ में जोड़ करके देखना चाहिए, और जिसमें कौतूहल नहीं है तो उसमें कौतूहल को ढूंढना भी चाहिए। तो देखो, इतना बड़ा आसमान जो सब तरफ जाकर सब तरफ ठहर गया, जाने को नहीं बचा कुछ, तो जाकर सब तरफ रुक गया। तुम देखो, इतने बड़े रुके को, ये कितना बड़ा रुका है, इस अंतहीन ठहर गए को, जहां जगह नहीं वहां भी जैसे जगह बची हो, भाग रहा पहुंचने वहीं। आसमान का भागना यदि एक सिलसिला है तो उसके पीछे जैसे चिड़िया का भी उड़ना एक सिलसिला है। ये एक कविता है। हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं, अलग अलग देश, प्रदेश, तरह तरह के समुद्र, सब टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, कोई सीधी लकीर में नहीं बना। बाद में शायद अमेरिका जैसे देशों में कुछ कारणों शायद कुछ सीधी लकीर करके कुछ प्रांत प्रदेश बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये सारी चीजें प्रकृति से होती हैं। देश का निपटारा, सीमाएं, तो सब प्रकृति के बीच की सीमाएं, और वो निपटारा होती हैं, और वो प्रकृति के अनुसार से होती हैं। इसलिए मैंने इस दुनिया के नक्शे के बारे में कहा, ये सारा नक्शा जो है बच्चों का बनाया हुआ है। ये दुनिया सचमुच बच्चों की बनाई हुई दुनिया है। इस पर इस बात पर हम लोगों को, हम बुजुर्गों को गौर करना चाहिए कि जो भी दुनिया बनती है वो बच्चों के लिए बनती है। पीढ़ियां आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, बच्चे बच्चे दरअसल हम वो विरासत में होते हैं, हम उनके लिए दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कविता है, टेढ़े मेढ़े नक्शे, टेढ़े मेढ़े द्वीप, टेढ़ा मेढ़ा समुद्र, टेढ़ी मेढ़ी नदियां, इधर उधर तक फैला और छोर आकाश, टेढ़े मेढ़े होंगे उसके ओर किनार। मैंने आकाश की अंतिम दूरी को तो देखा नहीं, लेकिन मुझको लगता है कि उसके कोर किनार आसमान के वो भी जो हैं वो भी टेढ़े मेढ़े होंगे, कहीं अनंत, कहीं अधिक अनंत। छोटी बच्ची का गढ़ा हुआ सब, कहता था एक बूढ़ा संत। मैं कुछ और कविता सुना दूं, लेकिन मेरा पता नहीं समय कितना बीत गया, मुझे मालूम नहीं। मैं एक दो कविताएं और सुना देता हूँ। कौन गांव का, मैंने उत्सुकता कहा था, बच्चों में उत्सुकता होती है, तो कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, इसलिए, इधर उधर जिधर, ये सब बातें बहुत आती, जो मेरी कविताओं में भी।
तो कौन गांव का रहने वाला, कहाँ का आदमी कहाँ गया, कोई एक दिन वह आया था, किसी एक दिन रहता था, फिर आएगा किसी एक दिन। किसी गांव में कुछ दिन कोई भूल गया था उसको, किसी ने याद किया। अब जो है एक दो सोचा, इस गली में कैसे चढ़ना ढलान है। दरअसल मैं रिक्शे वाले की तरफ का आदमी, मैं रिक्शे वाले की तरफ इतना ज्यादा हूं कि जब भी मैं रिक्शे में चढ़ता था, मुझको याद आता है, तो चढ़ाव होने पर हमेशा उतर जाता, और रिक्शा वाला पैदल धकेलता था रिक्शे को, और मैं भी रिक्शे को धकेलता। भोपाल जैसी जगह में तो ये उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। तो उनके प्रति अपमान मन रखते हुए मैंने ये कविता लिखी होगी बच्चों को बताने के लिए। इस गली में कैसे चढ़ना ढलान है, उतरना ढलान है, तो आना ढलान है और जाना ढलान है। अच्छा हो कि रिक्शा वाला जिस रास्ते चले वह केवल ढलान हो, आना ढलान हो तो जाना ढलान हो। ये एक कविता है। सबको जगाने क्यों सूरज सुबह सुबह चुपचाप निकलता है, धूम धड़ाम से निकले और एक एक पल सुबह का फटाके सा फूटता रहे। सुबह सुबह के समय की लड़ी सुबह से भी कुछ लंबी रहे, तो सुबह मेरी नींद खुले, देर हो जाने से अम्मा कहती हैं तुम अभी तक नहीं जगे। ये कविता है। मैंने देखने पर आपसे कहा, आप ही देखिए कि विरासत में हम लोगों को कितना बना बनाया हुआ मिला है। बच्चों को ये जानना चाहिए, उस जो बना बनाया हमको विरासत में मिला है, उस विरासत को पूरा बचा करके रखना चाहिए। ये अंतिम कविता है, मैं आपको सुना रहा हूं। बना बनाया देखा आकाश, बनते कहाँ दिखा आकाश। बना बनाया पहाड़ जंगल, तरह तरह की चिड़िया, नदियां समुद्र जीव जंतु, बनते कहाँ दिखा सूरज। पत्थर, जंगल, बीज, बरसात, ऋतु बसंत और रंग बिरंगे फूल, दिन संध्या और रात, बना 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 बनाया रहे सब, यह बना रहे ख्याल। तो मैंने कविताएं सुना दी रहा हूं। गोदाम कहानी है। इस घर के पहले मैं 5 घरों में रहा। सबसे पहले जिस घर में रहा, सड़क के उस पार एक बड़ा पेड़ पीपल का था। उसकी डालें सड़क पर रहते रहते मेरे घर तक आ गई थी। सूरज पूर्व से निकलकर थोड़ी देर में पीपल के पेड़ की आड़ में आ जाता, और देर तक घर का 2/3 हिस्सा छाया में रहता। पीपल के पेड़ के पास एक चौड़े पत्ते वाला पेड़ था, उसे बादाम का पेड़ कहते थे। इस पेड़ का पत्ता बाद के दिनों में ललामी रंग ले लेता था। ऐसा कई दिनों तक रहता था और पेड़ सुंदर लगता। कुछ लोगों को पत्तों का रंग ललामी न लगता हो, बादामी लगता हो। फल लगते थे, फलों का रंग पहले पत्तों वाला हरा रंग होता, बाद में फलों में एक दो जगह ललामी दिखने लगती। फल गुच्छे में फलते और अचानक दिखते। इनको फोड़कर गिरी निकालना मुश्किल था। गिलहरी इनको खाने की कोशिश करती, बस ऊपरी परत ही दांतों से खरोच कर खा पाती। रोज घर के दरवाजे के सामने सुबह सुबह कुछ खाए फल गिलहरी
छूट जाया करता। मैं तोड़कर गिरी निकालने की कोशिश करता, पतली लंबी सी गिरी होती जो सही को कभी नहीं निकलती। पेड़ की छाया, गिलहरी, चिड़िया और चहचहाहट, यह सब मेरे घर में होने की आदत थी। घर बदलता तो दूसरा घर एक पेड़ वाला ढूंढता। पेड़ वाला घर मेरे रहने की सहूलियत थी। घर में कहीं अंदर पेड़ होता तो मेरा ध्यान पेड़ पर पहले होता, बाद में घर की तरफ। जो छठवां घर था वहां भी एक पेड़ था। पहले के 4 घरों में भी पेड़ थे। चिड़िया, गिलहरी और पेड़ मेरे घर के लोग थे। घर बदल जाने से घर के लोग नहीं बदलते। चिटपिट चिटपिट बोलने वाली गिलहरी और चिड़ियों की आवाज, फिर उससे भी धीमी पत्तों की आवाज शांत हवा में मेरे रहने के एकांत को बढ़ाती थी और घर को मेरा ज्यादा घर बनाती थी। हालांकि मैं खुद का घर कभी नहीं बना सकता था और किराए के घर में रहता था। मैं घर में घर के साथ रहता था। छठवें घर का पेड़ अपने आप उगा हुआ पेड़ था। बाद में मैं बाद में मकान मालिक को किसी ने बताया था कि करंज का पेड़ है। मकान मालिक उसकी डाल कौन करता था। करंज का दतौन नीम के दतौन से महंगा होता था। मैं दतौन नहीं करता था। बंदर छाप काला दंतमंजन करता था। करंज तेजी से बढ़ता था। ऊंचा पेड़ था। यह पेड़ मकान मालिक की तरफ था, दूसरी तरफ मैं रहता था। पतझड़ के बाद उसकी नई पत्ती चमकती लगी। जब छोटे छोटे फूल होते और हवा में हल्की महक होती, झर के नीचे सजे हुए जैसे ये फूल बिछ जाते। एक छोटे से फूल को सूंघने से सुगंध नहीं आती थी। चलती हवा सुगंध को उड़ा देती थी। मैं एक मुट्ठी फूल इकट्ठा कर सुगंध को समेट कर सूंघना चाहता था। बरसात के दिन हो गए थे। एक दिन मकान मालिक ने कहा, आप महीने भर में घर खाली कर दें। नहीं नहीं, अभी घर खाली करने को ना कहें, बरसात शुरू हो गई है। मैंने कहा, हमको जरूरत है। मकान मालिक ने कहा, मकान जल्दी नहीं मिलते। मैंने कहा, एक पेड़ वाले मकान जल्दी नहीं मिलते, यह कहने से मैंने खुद को रोक लिया था। जो भी हो, मकान खाली तो करना होगा। 1 महीने का समय है मकान मालिक। मैं मकान मालिक को 1 महीने का अग्रिम किराया देता था और जो मैं दे चुका था। जुलाई का महीना है, मैंने कहा। 31 दिन का बड़ा महीना, बहुत समय मिल जाएगा। नहीं, ये मकान मालिक ने कहा, जुलाई का महीना है, 31 दिन का बड़ा महीना, बहुत समय मिल जाएगा। आपको इससे अच्छा मकान शायद मिल जाए। मकान मालिक ने कहा, कोशिश करता हूँ। अगर किराए को बढ़ाने की बात हो तो कह दें, पर मैं और अधिक किराया नहीं दे सकता। पिछली बार आपने 200 रुपए बढ़ा दिए थे। मैंने कहा, केवल एक कमरे का घर था। 1400 रुपए किराया दे रहा था। मैं यहीं रहते हुए रहने का दूसरा घर ढूंढ लेता। मकान मालिक घर खाली करवा लेते हैं, वो दूसरा किराएदार तुरंत रख लेते हैं। घर खाली करवाने के उनके तरीके अपने होते हैं। ये तरीके किराएदार के लिए रोज की परेशानी के होते हैं। मैं मकान ढूंढ रहा था। एक पेड़ वाला मकान नहीं मिल रहा था। मैं इस कस्बे के करीब करीब सभी मकानों को मुआयना कर चुका था और मुझे पता चल चुका था कि 8-10 सालों तक मुझे एक पेड़ वाला घर नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई आज पेड़ लगाए तो उसे पेड़ बनने में 10 साल लगे। मेरे मकान मालिक मुझसे पूछते, घर मिला? और मैं उनसे कहता, ढूंढ रहा हूँ। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कब खाली करोगे? मैंने कहा, मकान नहीं मिल रहा। मकान मालिक ने कहा, मकान तो बहुत खाली हैं, नई कॉलोनी बन रही है और पहले के भी मकान हैं। पर मैं जो कहना नहीं चाहता था मुंह से आके निकल गया। जी, मैं पेड़ वाला घर ढूंढ रहा हूँ, जैसा यहाँ है। यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है। रहने के लिए पेड़ वाला घर क्यों? आश्चर्य से आश्चर्य से उन्होंने कहा,
उनके आश्चर्य से मुझे शर्मिंदगी हुई। यह आश्चर्य का कोई कारण कैसे है? मैंने कहा, पेड़ वाले घर मुझे अच्छे लगते हैं। लगता है आप पिछले जन्म में चिड़िया थे, मकान मालिक ने कहा। मैंने कहा, मैंने तो किराएदार रहे अनेक का जन्म लिया है। एक आदमी हूँ जो आपको किराया देता हूँ। देर होती है तो आप याद दिला देते हैं, जबकि एक महीना अग्रिम देता हूँ। क्या मैं झगड़ा करता हूँ? मकान मालिक ने पूछा। आप झगड़ा नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको मौका ही नहीं दिया। अपनी कोशिशों से मैंने मान लिया था कि मुझे एक पेड़ वाला घर नहीं मिलेगा, और इसलिए मैंने घर ढूंढना बंद कर दिया। 3 महीने बीत गए। मकान मालिक ने पूछा भी नहीं। मुझे लगने लगा कि घर खाली करना नहीं पड़ेगा। सुबह सुबह मैं काम पर निकल गया था। जहाँ काम करता था वहाँ काम बढ़ता जा रहा था। मेरा घर में रहना कम हो गया। कभी रात को घर लौट नहीं पाता। एक दिन को जल्दी लौट आया। देखा कि मकान मालिक ने करंज के पेड़ को कटवा दिया। घर के बाहर कटा हुआ पेड़ पड़ा था। उसने ऊपर से पेड़ को कटवाया होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में रस्सी बांध बांध कर कि नीचे जमीन पर एकदम से न गिरे और घर में टूट फूट न हो। एक ऊंचे पेड़ को सीधे नीचे से कटवा नहीं सकते, तब पेड़ घर पर गिर जाता। एक मोटी रस्सी भी वहां पड़ी थी। मकान मालिक जैसे मेरा इंतजार कर रहा था, आते ही उसने कहा, आपका अब यह एक पेड़ वाला घर नहीं है। जी, मैंने कहा, आपने मुझे निकालने के लिए पेड़ तक कटवा दिए, और किसी तरह मैंने आज का बचा हुआ दिन गुजारा। दूसरे दिन मैं एक गोदाम में रहने चला गया। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था। एक पेटी, एक बिस्तर और थोड़े से बर्तन। इस बार इन सामानों में एक सामान की बढ़ोतरी हो गई थी। मुझे लगा मैं खुद एक सामान हूं, और संयोग से एक गोदाम मिल गया था। धन्यवाद। ये कुछ सवाल मुझसे पूछा गया कि कविता या कहानी के साथ में चित्रों की कोई भूमिका होती है। चित्रों की बहुत बड़ी भूमिका हो। अगर छपा हुआ हो और चित्र हो तो सबसे पहली नजर चित्र में जाएगी। तो चित्र जो है पहली शुरुआत, और ये मैंने कहा भी था कि सबसे पुरातन शुरुआत जो अभिव्यक्ति की जो हुई थी वो तो चित्रों से ही शुरू हुई थी। आप भीम बैठकर में चित्र को देखें, आदमी के पास भाषा नहीं, बताने को कुछ भी नहीं था, पर उसने क्या दिखा बताने के लिए, वो अपने देखे हुए हिरण को बना देता था। उसने क्या देखा को बताने के लिए वो एक देखी हुई चिड़िया को बना देता था। तो चित्र जो अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई है, अभिव्यक्ति की शुरुआत भाषा से बहुत बाद में हुई है, हजारों साल बाद हुई है। चित्र से इसकी शुरुआत पहले हुई है, और चित्र से पहले इशारों से शुरू हुई, और इशारों में नाटकीयता भी शायद उस समय रही हो, जब इशारे एक अभिव्यक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मनुष्यों के बीच में बनना लगा होगा, तो लोग इशारा करने में नाटकीयता भी करने लगे हों। तो अभिव्यक्ति की शुरुआत को मैं मानता हूं कि नाटक सबसे पहले, फिर दूसरा चित्रों का होता है, और चित्र भी हजारों साल से अभिव्यक्ति का कारण बना हुआ है। भारत तो नया नया है, ये भाषा तो नई नई है, ये बहुत बाद में है। चित्रों में अनोखापन होना बहुत जरूरी है। मैंने कौतूहल की बात की थी, चित्रों में भी कौतूहल होना चाहिए। चित्र बहुत जरूरी है। जी। और कोई सवाल है तो बताइए। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप सुन सकते हैं? हेलो। हाँ, पूछिए पूछिए। क्या बोलिए?
हाँ ये सर। क्या सवाल क्या है? हाँ हेलो, हाँ हाँ सर, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छा, हैं? आप जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो सर, आवाज जा रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताइए। सर, जैसा कि मतलब जैसे देखते हैं हम लोग, आप बोले कि बच्चा लोग को मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग सारे सब लोग सारे माँ बाप जो होते हैं ज्यादातर बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन सर, आज के समय में साहित्य ये सब में बच्चों को लेके इतना ध्यान क्यों नहीं है? मतलब उस तरह से अप्रोच क्यों नहीं है जैसे एक तारा कर रहा है, लेकिन ज्यादा मेजर रूप से ऐसा इसमें क्यों नहीं? लोग बाल साहित्य को और उतना ध्यान क्यों नहीं है, मतलब उतना ज्यादा जितना होना चाहिए? मुझे जिस तरह समझ में पड़ा, मुझसे पूछा गया है कि बच्चों के लिए ज्यादा काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि घर में भी बच्चों को कहाँ उतना महत्व दिया जाता है जितना महत्व बड़ों को दिया जाता है। प्यार जरूर दिया जाता है, लेकिन प्यार देना महत्व देना नहीं उतना होता है। महत्व में प्यार हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बच्चों की दुनिया एक बड़ी दुनिया होती है जिसको हम समेट करके छोटी कर देते हैं, और बच्चों की दुनिया में मनाही ही ज्यादा है। उनकी दुनिया की स्वीकृति बहुत कम है। तो उनकी दुनिया की कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत देखो, उधर मत देखो। अगर जो बच्चों के लायक देखने के लिए नहीं है तो उसे आपको भी नहीं देखना चाहिए, कम से कम बच्चों के सामने। बच्चों के तो तरह तरह से ख्याल किए जा सकते हैं, ये ख्याल आपको करने होंगे जिनके बच्चे हैं और जिनके आसपास बच्चे हैं। अपना सवाल। हाँ हेलो, हाँ पूछिए, बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये, जैसे आपने बोला कि मैं आदिवासी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये जी, पूछना कि आप फीडबैक लेते हैं या आप अपने काम को, जैसे आपने कहा कि हमें अपने तर्क डालने पड़ते हैं अपनी कविता और कहानियों में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद के अंदर से ये इम्पोस्टर सिंड्रोम हटाना, कि खुद को भी ठीक लगे और किसी को दिखाने लायक भी वो सामग्री हो, वो अध्ययन कैसे कर सकते हैं हम लोग जो नए लोग हैं? देखिए, रचना करना या लिखना जवाबदेही का काम होता है, और ये बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपनी लिखी हुई को लिख दिया जैसा नहीं मानता। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बचा रह गया है, जो मैं कहना चाहता था शायद कह नहीं सका। इसके पीछे यही है कि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ अच्छे से कहना चाहता हूँ। अच्छे से कहने का मतलब है कि मेरी अभिव्यक्ति ठीक ठीक होनी चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार अपने को कहता हूँ कि 65 साल हो गए मुझको लिखते हुए। शुरुआत कविता लिखने से ही की थी, लेकिन उस्तादी मुझ में नहीं आई। मैं 65 साल पहले जिस तरह कविता लिखता था और उस लिखने में जिस तरह की परेशानियां होती थी, यानी आप ये देखिए कि जो मुझे लिखना है मैं उसे नहीं जानता, और मुझे उसे लिखना है। मुझे क्या लिखना है ये मुझे मालूम नहीं, मैं लिख करके उसको जानने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या लिखना है। हेलो शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू जी।
हेलो सर। बताइए। सर आपसे अनुरोध है सर, आपकी कविता घर बार छोड़कर संन्यास नहीं लूंगा सर, वो सुना दीजिए एक बार। निकालना क्या घर बार छोड़कर संन्यास नहीं लूंगा, वो कविता सुना दीजिए, वो निकालना मुश्किल होगा मेरे लिए। सुनिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कहाँ पर है पता नहीं। सर चैट में मैंने पेस्ट कर दिया सर। अच्छा, तो मुझको कैसे मिलेगा? चैट में आपने किया है तो? नहीं, वो अपन नहीं देख पाएंगे। नहीं, हम लोग नहीं देख पाएंगे। अच्छा सर। जी। और कुछ सवाल पूछिए। हाँ, और पूछिए। जी विनोद जी, मैं श्याम सुशील जी। श्याम सुशील बोल रहा हूँ दिल्ली से। और आपको मैंने अभी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने एक बार कहा था कि लेखक रचना दे सकता है, पाठक के लिए रचना की समीपता नहीं। लेखक रचना दे सकता है, पाठक के लिए रचना की समीपता नहीं। जरा इसको और थोड़ा सा आप खुल करके और विस्तार से समझा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, लेखक के हिस्से में केवल लिखना ही होता है, और रचना की प्रक्रिया में और लिखते समय जो रचना की आलोचना होती है, वो पहली आलोचना तो लेखक ही करता है। और लेखक जो है, अपना सबसे पहला कटु आलोचक होता है। वो जो है, लेखक को अपनी रचनाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। अपनी रचना के प्रति लेखक बहुत शक होता है और उसे शक की नजर से देखता है। और ये शक जो है कि क्या मैंने उसके साथ में ईमानदारी बरती, क्या अपने लिखने में मैंने अपने को अभिव्यक्त किया, उस रचना के द्वारा मैंने क्या अभिव्यक्त किया, क्या ये अभिव्यक्ति जो है पाठक तक पहुंच रही है। मैं लेखक को अपनी मुश्किलों के साथ में, रचना करने की मुश्किलों के साथ में, जो कतई आसान नहीं है, ये विचार और विमर्श की झगड़े, ये के मतलब झगड़े के बाद से एक जरूरी शांति की तरफ से निकलती है, एक अनोखी शांति की तरफ से निकलती है। जब मैं किसी रचना को मैं छपने के लिए भेजता हूँ, तो मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता हूँ। जब तक रचना मेरे पास में रहती है, मुझे लगता है कि मैंने रचना को पिंजरे में बंद करके रख दिया है, और जब मैं उसे छपने के लिए भेज देता हूँ, तो मुझको लगता है कि मैंने पिंजरा खोल दिया है। अब वो पक्षी, वो मेरी रचना जो है, किस तरह के कैसे पाठकों के बीच में जाएगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन बच्चों के लिए लिखते समय मैं बच्चों का जरूर मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं लिखूंगा, और मैं अपने बच्चों को लिखते समय अपने लिखे हुए का पिंजरा नहीं बनाता। मैं पहले से ही उसको स्वतंत्र करने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी, शुक्रिया। शायद तभी आपने ये कहा कि मैं दृश्य में सोचता हूँ और फिर भाषा भी चित्र ही होते हैं, और जब शब्द के अर्थ सीमित हो जाते हैं, मैं जिस तरह शब्द को देखकर पढ़ता हूँ, जब दूसरे पढ़ते हैं तो वही पाते हैं जो मैं पाता हूँ। शायद बच्चों के संदर्भ में आपने इस बात को कहा है। कहा जी। तो क्या आपका प्रश्न क्या है? नहीं, इसमें प्रश्न नहीं, मैं वही आपकी ही बात को मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे आप। जी। नहीं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी सवाल पूछ लिख कर हाँ पूछिए सवाल और पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि विमर्श जरूरी है, तो आज के समय में हम लोग देखते हैं कि विमर्श की जो परंपरा है वो एक तरह से खत्म हो रही है, और उसके साथ साथ आम जनों के बीच में हम ये
बड़े लोगों के बीच में नहीं बोल रहे, मतलब पढ़े लिखे को आम जनों के बीच में विमर्श की जो परंपरा रही है वो एक तरह से सीमित होती जा रही है, और उसके ऊपर इसका क्या मतलब एज अ सोसाइटी हम लोग इसमें क्या असर पड़ सकता है, ये इसको किस तरह से ठीक किया अब जा देखिए सकता है? देखिए विचार के विमर्श के लिए कोई अपने जैसा आदमी चाहिए। अब कोई अपने जैसा नहीं मिलता तो हम खुद अपने जैसे बचे रहते हैं, और जब खुद अपने जैसे बचे रहते हैं तो हम जो दूसरों के लिए विचार करते हैं, हम खुद अपने जैसे में एक को दूसरा बनाकर और अपने अपने दूसरे को और अपने साथ अपने को जो दूसरा बने, आप अकेले किस्म का आदमी हूँ और जो कुछ होता है ये मेरे अंदर ही ज्यादा होता है। और विमर्श, गंभीर बातों के लिए विमर्श करने के पास में किसी को कोई फुर्सत नहीं है और समय भी नहीं है। दरअसल केवल हमारे अकेलेपन को ही फुर्सत होती है, और उसके पास ही, अकेलेपन के पास ही कोई काम काज नहीं होता, और तभी हम आपस में अपने अकेलेपन के साथ में विमर्श करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। विनोद जी, एक सवाल है कि आपकी बच्चों की लिए लिखी आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं, जो आपको बहुत पसंद हो? देखिए ऐसी बच्चों की प्रतिनिधि को मैं कैसे कहूं कि मैंने इसे सबसे अच्छा लिखा है। मैं ऐसे ही बता सकता हूं कि तब भी मैं बता सकता हूं कि एक चुप्पी जगह मुझे अच्छी लगी, और मैं नाम भूल जा रहा हूँ, यासीर की शुरुआत की थी, जिसके जो पहले की बात है, तब जो है सुशील शुक्ल उसके संपादक थे। और 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 और, और ये बच्चों के लिए तो मैं लिख ही रहा हूँ, साइकिल में लिखता रहता हूँ, किताब अच्छी किताब ये दूसरों की अच्छी किताबें बतानी तो मेरे लिए, मुझको याद नहीं रहता सब कुछ जो है। हाँ, मुझे याद नहीं, मैं दूसरों की अच्छी किताब मुझे याद नहीं। सर, कुछ लोगों ने चैट में कुछ सवाल पूछे थे, मैं वो पढ़ के पूछ लेती हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर लता ने पूछा है, एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी बिटिया के किसी अनुभव को ज्यादा बारीकी से सोचती हूँ तो मैं कोई बाल कविता लिखती हूँ, कभी भी यह सोचकर नहीं लिखती कि तो मैं कोई अनुभव करूँ वो देखती हूँ, क्या कोई अंतर आएगा रचना में इससे? देखिए मैं बहुत समझ पाया, क्योंकि कुछ उसको मैं कम सुनता हूँ, सुनने में मैंने कहा था कि मैं अपनी पोती को बहुत ध्यान से देखता रहता हूँ, उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता रहता हूँ, और उसकी बातों से और देखने से मैं अपने बचपन के करीब होता हूँ। याद करने के लिए मैं अपने को छोटा करने की कोशिश करता हूँ, और इस छोटे करने में अपने को याद करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये कितना मुश्किल काम है, ये बात जो हम अपना सब जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी, वो जो नोटबुक तैयार हुआ था वो डॉक्टर के हिसाब से शुरू हुआ था। जब उसने जन्म लिया था तब उसका
कितना वजन था उसकी। अस्पताल में ले गया अपनी पत्नी को भर्ती कराने के लिए, जनाना अस्पताल में, और जनाना अस्पताल में मैंने भर्ती करा दिया। लंबी लाइन लगी हुई थी, जो स्त्रियां जो गर्भवती थी वो हॉल में लेटी हुई थी, और जो है जो ऑपरेशन बाहर आकर के उनको छोटे बच्चों के साथ में जो है, तो मैं याद कर रहा हूँ वो हॉल में वहां भी उस हॉल वहां पर कोने की तरफ जो है गोबर भी पड़ा हुआ था। इस तरह की स्थिति थी। जो मेरी बेटी का जन्म हुआ था इसलिए, और उसको हटा दिया गया। तो मैं घर से, तो रास्ते में तालाब में मुझे जलकुंभी मिली थी, तो मैंने वहीं रिक्शे से उतर करके मैंने जलकुंभी को हाथ से तोड़ लिया था अपनी पत्नी के लिए। और जब मैंने उसको भर्ती कराया, और भर्ती होने के कुछ ही घंटों के बाद में जो मेरी बेटी का जन्म हुआ, और फिर मैं उससे मिलने के लिए जाया करता था। तो मुझे याद है कि बात है ऊपर की जो और छत में जो है बल्लियों में जो है आंख फाड़ करके, जब उसने आंख खोल लिया तो आंख फाड़ करके चहचहाहट की तरफ नजर घुमाने की कोशिश करती थी। तब मुझे अंदाज हुआ कि वो आवाज के अपनी आंखों को के दृष्टि को बदल करके उसे पाने की कोशिश करती है। कोई चीज उसकी उंगलियों खोल करके मैं अपनी उंगली को रख देता था, उसको दबा देते हैं, वो भी किसी कारण से याद आते हैं। देखिए, आपने मुझसे पूछा तो मुझे याद आ गया। सर, एक और सवाल है। बच्चों से गंभीर विषयों पर आसान करने के लिए कैसे लिखा जाए? क्या मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा एक बार और बोलिए। बच्चों से गंभीर विषयों पर आसान और रोचक ढंग से बिना किसी प्रीचिंग के संवाद करने के लिए कैसे लिखा जाए? ये सवाल जो है ये मेरा भी सवाल है, ये बहुत मुश्किल है। मैं इसी बात की कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे बच्चों के लायक मैं अच्छे से अच्छा लिखूं। एक चीज मैं बताऊं कि अपना सर्वश्रेष्ठ लिखना कभी नहीं होता। कोई भी लेखक, चाहे वो बड़ों के लिए लिखता हो चाहे छोटों के लिए लिखता हो, अपना सर्वश्रेष्ठ वो कभी नहीं लिखता। अगर वो सर्वश्रेष्ठ लिख ले तो फिर उसके लिए लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। उसकी लेखन की दुनिया, उसकी लेखन की उम्र तो सर्वश्रेष्ठ लिखने के बाद में ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये अच्छा है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं लिखते, हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे लिखते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ की कोशिश होनी चाहिए, बार बार कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे लिखें। एक और आखिरी सवाल लेते हैं और फिर इसको पूरा करते हैं। मैं एक सवाल ले सकती हूँ? सवाल पूछ सकती हूँ? मुझे पूछना था कि आप जैसे बोले कि आप कुछ लिखने से पहले उसे चित्रों में देखते हैं, ऐसा मैंने पहले भी आपको बोलते हुए सुना है कि चित्रों में जब देखते हैं और जब आप लिख लेते हैं
तब आपके उस लेख और चित्रों में बहुत फर्क होता है या आप उस चित्र को ही फॉलो करते हुए लिखते हैं? और देखिए, देखे हुए को लिखने में मुझे आसानी होती है। अब देखिए, मैंने पहले कभी कहा था कि मैं दरवाजा लिखना चाहता हूँ। दरवाजा किस तरह का दरवाजा होगा, मैं दरवाजे को देखने लगता हूँ। मैंने तरह तरह के दरवाजे लिखे, तरह का दरवाजा नहीं लिखा। तो मैं अपने देखने में अपनी तरह का दरवाजा बनाने की कोशिश करता हूँ। नोवेडिया दरवाजा बनाता हूँ। उसे बनाने के लिए उसमें पीतल फूल के खीले लगाता हूँ। मैं उसे रखने के लिए बहुत रंगीन नहीं करता। मैं उसे थोड़ा सा चमका ले, इस तरह की बातें मैं सोचता हूँ। तो इससे जो है मुझे सोचने का ये तरीका जो है, ये बहुत मुझे स्वाभाविक लगता है और भाषा ने उस पर सोचने की इस तरीके पर अतिक्रमण कर दिया और हम जो है सोचने को बड़बड़ा करके देखिए, रात को नींद नहीं आती तो देखिए मैं स्वप्न देखता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नींद नहीं आई और जो है जबकि मैं या जब मैं सोच रहा होता हूँ मुझे नींद नहीं आती तो मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि स्वप्न देख रहा हूँ। अकेले सोचना स्वप्न देखने की तरह है और मतलब सोचने को स्वप्न की तरह ही ना भी उतनी ही अनोखी होती। बहुत सुंदर। और एक सवाल था कि जब आप चित्र लिखते हैं और लेख लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं, उसको जैसे चित्र में देखते हैं, वैसे क्या जब कविता लिखते हैं उसको भी उसी तरह का ही चित्र में देखते हैं? आपका बदल जाता है, जैसे लिखने में आप शब्द प्रयोग करते हैं, जैसा भी कोई है दिए में? आपने बिल्कुल ठीक कहा, फर्क होता है। गद्य में चित्र ज्यादा, कभी कभी क्या होता है, इस पथरीले मतलब कठोरपन में गद्य के सोचने में अचानक गहराई आ जाती और ये गहराई ही दरअसल कविता होती और हम उस गहराई में चले जाते हैं और उभर करके हम बाहर आते हैं। तो ये सोच में दृश्य देखते देखते अचानक आप कविता की गहराई में आ जाते हैं और आप जो है प्रतीकात्मक हो जाते हैं और विरोधाभासी हो जाते हैं। कविता में विरोधाभास बहुत ज्यादा होता है। देखिए, ये अपने ही विरोधाभास है कि पथरीले समतल में चले जा रहे हैं और अचानक आप गड्ढे की गहराई में चले गए। ये विरोधाभास है। कविता सही होती है जब तरह तरह के आभास कविताओं उन विरोधाभास निकल के हमको कविता लिखने की कोशिश होती है। सवाल पूछ सकता हूँ? मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है सर कि अभी आपने कहा था कि जब आप लिखते हैं तो आप उसको जानते नहीं हैं, तो लिखने से आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो कई बार जब आप कविता लिखते हैं तो वो जो जिज्ञासा है जो जानने की, आपने लिख लिया किसी चीज को
तो क्या वो लिखने भर से जिज्ञासा खत्म हो जाती है या एक नई जिज्ञासा शुरू हो जाती है? नहीं नहीं, हाँ, ये जिज्ञासा एक अंतहीन रास्ता है, कौतूहल एक अंतहीन रास्ता है, उत्सुकता एक अंतहीन रास्ता है। और अगर कहीं हमको ऐसा लगने लगे कि ये समाज, अब आप ये देखिए, तुम उसको चलने में मैं अलग नहीं हुआ। तो इसी को सर मैं अगर आगे पूछने का आप मुझे इजाजत दें, तो क्या ऐसा भी आपको लगता भी होगा कि जो कविताएं आपने लिखी हैं या जो गद्य आपने लिखा है, तो कभी उसमें कुछ छूट गया, अभी लगता होगा कि शायद उसमें